सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी जिनावर के सारांश को। यह कहानी बीए सेकंड सेमेस्टर में भी लगी हुई है और ये कहानी जो है हमारी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। इसीलिए आज हम इस कहानी के सारांश को विस्तृत रूप से और बहुत अच्छे से जानेंगे। इस कहानी के सारांश को पढ़ने से पहले हम चित्रा मुदगल जी की जीवन परिचय को जान लेते हैं। इनका जो जन्म है बच्चों, वो इनका जन्म 10 दिसंबर 1944 को चेन्नई में हुआ। इनके प्रमुख उपन्यास है एक जमीन अपनी, आवा, गिल गिड्डू, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। अब यहाँ जो इनके उपन्यास है उनमें से सबसे प्रमुख उपन्यास है आवा। आवा उपन्यास और नाला सुपारा उपन्यास को कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में सेट में भी पूछा गया है कि ये किसके उपन्यास है और किस प्रकार के उपन्यास है, या इन उपन्यासों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से तो इन दोनों उपन्यासों को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट है इनके प्रमुख कहानी संग्रह। इनकी कहानी संग्रह है भूख, जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जिनावर जिसका कि अध्ययन आज हम लोग करेंगे, बाबू गांव आ रहे हैं, मामला आगे बढ़ेगा मामला आगे बढ़ेगा अभी, और केचुआ। इस प्रकार से इनकी कहानी संग्रह है। इनकी जो लघु कथा संकलन है उसका नाम है बयान। इनने रिपोर्टाज भी लिखा है, उसका नाम है तहखानों में बंद। इस प्रकार से आप लोगों को इनके जीवन परिचय के माध्यम से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं। इन्हें जो पुरस्कार मिला है वह उपन्यास आवा के लिए, जैसा कि मैंने बताया अभी ऊपर कि यूजीसी नेट एग्जाम में, सेट में तथा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आवा किसका उपन्यास है, कब लिखा गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आवा उपन्यास पर इनको 2003 में व्यास सम्मान मिला तथा इंग्लैंड का इंदु शर्मा कथा सम्मान पुरस्कार भी इन्हें मिला, और दिल्ली अकादमी का हिंदी साहित्यकार सम्मान पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 किसके लिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछा जाता है कि चित्रा मुदगल जी को किस कहानी संग्रह के लिए या किस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे जिनावर। जिनावर के बिल्कुल संक्षिप्त सारांश को पहले जान लेते हैं, फिर विस्तृत रूप से इस कहानी का अध्ययन करेंगे। चित्रा मुदगल जी एक कहानीकारा हैं। इनके जिनावर कहानी में गरीबी, आर्थिक विषमता में मनुष्य द्वारा जानवर के साथ जानवर से भी बुरा व्यवहार करने की कथन को बताया गया है। इस कहानी में मनुष्य की अमानवीयता को चित्रित किया गया है तथा साथ ही आज की भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर भी तीखा व्यंग किया गया है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उस पात्र का नाम है असलम। असलम को 2000 रुपये देकर पुलिस केस को दबा देती है। जैसे कि कहानी के बीच में आएगा, अभी हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। समृद्ध व्यक्ति के सामने गरीब व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं होती, पुलिस वाले भी गरीब को ही दबाते हैं। अर्थव्यवस्था, लाचारी, स्वार्थ लोलुपता आदि को कहानी में उभारा गया है। असलम द्वारा जानबूझकर सरवरी की हत्या करना भी हमें बहुत विचलित कर देता है। ठीक है, इतना आप लोगों को कहानी में या कहानी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं जिनावर कहानी। जिनावर कहानी जो है बच्चों, उसका मुख्य पात्र है असलम, जो कि एक मालिक है। असलम की पत्नी का नाम है जुबेदा, और असलम के पास एक घोड़ी होती है, उसका नाम होता है सरवरी। नाम को बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना आप लोग कि इसके जो घोड़े का नाम है यहाँ बताया गया है उसका नाम क्या है, सरवरी। कहानी का जो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, सॉरी, कहानी के बारे में बताया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब ये जो घटना है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है उसको ध्यान से जानेंगे। यह घटना चावड़ी बाजार, दिल्ली की जामा मस्जिद वाली गली की है। असलम एक दिन वहाँ से तांगा लेकर निकलता है, तभी बहुत सारी सवारियाँ जो हैं वो उसको आवाज़ लगाती हैं। सवारियों में
3-4 बुरखे वालियाँ होती हैं, उनकी गोद में 4-5 या 5-6 बच्चे होते हैं। सवारी काफ़ी ज़्यादा होती है। असलम और सवारी के बीच में मोल भाव होता है और मोल भाव होने के बाद असलम सवारी को तांगे में बिठा देता है। उस दिन सरवरी जो है, सरवरी मतलब कि उनकी घोड़ी जो है उसकी टांग में थोड़ा दर्द होता है। वह बार बार अपने पैर झटक रही थी। असलम को लगा कि अधिक बोझ के कारण वह ऐसा कर रही हैं, लेकिन सरवरी तो गंभीर बीमार हो गई थी। क्या हो गया था? सरवरी को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अब सरवरी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। 20 से 22 दिन तक उसका ऐसा ही हाल रहता है और उसके पैर की चोट ठीक होने का नाम नहीं लेती। वह उसे जुम्मन हकीम के यहाँ भी ले जाता है। किसके पास ले जाता है बच्चों? तो जुम्मन हकीम के पास भी ले जाता है। बताया गया है कि सरवरी बेजुबान होती है, कुछ कह नहीं पाती, लेकिन वो नीम हकीमों के चक्कर में उसे उसके इलाज के लिए लगा रहता है, पर काफ़ी दिन बाद भी कोई असर नहीं होता। उसका जो एक पड़ोसी था उसका नाम का जिक्र हुआ है करीम। करीम उसे कहता है, जैसा कि यहाँ मैंने अंडरलाइन करके बताया है, नामों को ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि कई बार सिर्फ पात्रों के नाम भी आते हैं कि किस कहानी में कौन से पात्र का जिक्र हुआ है, तो हमें याद होना चाहिए। करीम उसे सलाह देता है कि तुम नीम हकीम के चक्कर में मत पड़ो, जानवरों के अस्पताल ले जाओ ताकि वहाँ सरवरी का ठीक प्रकार से इलाज हो सके। अब सरवरी ही एकमात्र उसकी रोजी रोटी का साधन थी और वह भी बीमार हो गई थी। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो उसकी पत्नी होती है जुबैदा, वह क्या करता है, अपनी पत्नी के पैरों की जो पायल होती है उसे भी सरवरी के इलाज के लिए बेच देता है। पर सरवरी के इलाज में उसमें कोई सुधार नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बीमारी का जिक्र किया गया है। जैसा कि बताया है कि सरवरी को कौन सी बीमारी हो गई थी, तो सरवरी को जो है ग्लैंड्रासन धोक्या रोग हुआ था। कौन से रोग के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है? तो ग्लैंड्रासन धोक्या नामक एक रोग होता है, वह हुआ था। असलम जो है वह भी कैसा हो जाता है, बेजान सा हो जाता है। 1 महीने से ऊपर हो गया था, सरवरी में कोई सुधार नहीं हुआ था और दिन ब दिन उसके घर की हालत बिगड़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि उसको पूर्व पत्नी से भी क्या, पहले की पत्नी से भी 5 बच्चे थे और अभी की पत्नी से 3 संतानें थी। टोटल मिलाकर उनके घर में 8 बच्चे थे, पत्नी और पति, और इस प्रकार से पूरे घर का जो खर्च चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे वह घर के बर्तन तक बेच देता है। किसके इलाज के लिए? सरवरी के इलाज के लिए। इधर जुबेदा जो है सरवरी को बहुत भला बुरा कहती है और एक दिन जुबेदा क्या करती है, इतना ज़्यादा भला बुरा कह देती है कि जुबेदा पर जो है कि असलम का हाथ उठ जाता है और वह क्या करता है कि सरवरी के पास जाता है और रोने लगता है तथा उसे अपने हाथों का सहारा देकर जोश जोश में उठाने की कोशिश करता है। सरवरी अपने मालिक के भाव को पहचान जाती हैं और वह भी क्या करती हैं, अपने जो मालिक हैं उनका सपोर्ट करती है और वह भी उठने की कोशिश करती हैं। जैसे तैसे जो है सरवरी उठ खड़ी हो जाती हैं। असलम को उस दिन लगता है कि क्यों ना इससे एक मोहल्ले का चक्कर ही लगाया जाए। वह मोहल्ले की गली पार कर लेता है और जैसे ही गली पार करता है और वैसे ही उसे एक महिला की आवाज़ आती है कि मुझे सवारी के रूप में ले चलो। महिला अकेली थी, साथ में एक छोटा बच्चा था और वह 10 रुपये में उसे मान जाता है और इस प्रकार से वह उस महिला को क्या करता है, जहाँ भी उसकी गली के पास ही कहीं छोड़ना था वह छोड़ देता है और बड़ा खुश होकर अपनी पत्नी के पास आता है तथा अपनी पत्नी जुबेदा के हाथों में 10 रुपये रख देता है और कहता है कि देखो, इतनी गंभीर हालत में भी सरवरी ने हमें कमा कर दिया। इस प्रकार से उसका जो लगाव है, उसका स्नेह है सरवरी के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। अब असलम को याद आती है एक बार कि मेरे जो पिताजी थे उन्होंने 9 चंदी के मेले से मुझे 8,000 रुपये में सरवरी को खरीदा था। तब से लगाकर आज तक सरवरी किसी न किसी रूप में मेरा साथ दे रही हैं और मेरे घर का जो है मतलब पूरा कह सकते हो पूरा घर चलाने में सहयोग कर रही हैं। लेकिन सरवरी की उस दिन भी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। वह जैसे तैसे तांगा खींचने में
असलम की मदद कर रही थी, लेकिन उसकी देह धीरे धीरे जवाब दे रही थी। ऐसे ही उसी दिन की घटना है कि वह क्या करता है, सरवरी को एक भीड़ भाड़ वाले जो रास्ता था उससे निकल रहे थे। तभी एक लड़की है जो फिएट कार लेकर आती है। क्या लेकर आती है, यहाँ पर एक लड़की का जिक्र हुआ है, लड़की का नाम शीना बताया है। वह फिएट कार लेकर आती है। भीड़ भाड़ बहुत अधिक थी उस रास्ते में, और अचानक जो है असलम भी सरवरी को हटा नहीं पाता और उस कार से जो है सरवरी की टक्कर हो जाती है। टक्कर होते ही सरवरी वहीं ढेर हो जाती हैं। सरवरी की हालत इतनी भी नहीं थी कि वह उठ खड़ी हो। गाड़ी की जो टक्कर है उसके पैर पर लगती हैं और वह चलने में पूरी तरह असमर्थ हो जाती हैं। दोनों की आपस में कह सकते हैं, उस लड़की की, जो गाड़ी वाली लड़की थी, उसकी और असलम की आपस में बहस होने लगती है। बहस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि पास ही के कोतवाली तक उनकी आवाज़ पहुंच जाती है। बहुत अधिक भीड़ उन दोनों को घेर लेती है। कुछ लोग लड़की की गलती बताते हैं और कुछ लोग असलम की गलती बताते हैं, लेकिन ज़्यादा पक्ष जो था वो असलम का साथ देने वाले लोगों का था। लड़की की गलती सभी लोग बताते हैं। ये जो मामला है कहाँ पहुँच जाता है, थाने तक पहुँच जाता है। और जो असलम है वह रिपोर्ट लिखवा देता है लड़की के खिलाफ। लड़की के पिता को फ़ोन किया जाता है। बच्चे के पिता आते हैं, लेकिन वो पिता का जिक्र बताया है कि तिवारी साहब काफ़ी रौबदार थे। उनकी जो पुलिस के थानेदार साहब थे, गहलोत साहब से थोड़ी मित्रता भी थी। इस प्रकार से भी यहाँ पर जिक्र हुआ है कि जो पैसे वाले होते हैं उनकी आपस में मित्रता होती ही है, तो इस प्रकार से उनकी मित्रता थी। अब असलम रो रो कर, असलम का बुरा हाल हो रहा था। वह बार बार सरवरी की हालत देख रहा था और सरवरी की हालत धीरे धीरे नाजुक होती जा रही थी। कुछ ही सांसें शर्वरी की बची थी। इधर असलम कहता है कि यदि मुझे मैं मतलब मेरी घोड़ी का इलाज नहीं करवाया जाए तो मुझे उसके बदले 8,000 रुपये दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे 8,000 रुपये में जो है नौ चंदी के मेले में से, किसके मेले में से, नौ चंदी के मेले से मुझे खरीद कर दिया था। तो हवलदार साहब जो है वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी मांग बहुत ज़्यादा है। अब रिपोर्ट तो लिखा ही चुकी थी। अब हवलदार साहब कहते हैं कि यदि इस प्रकार से उसकी जो घोड़ी है वह मर गई या जानवर की हत्या करने का आरोप तिवारी जी आप पर लगेगा तो केस बहुत लंबा जाएगा और तुम्हें खामखा अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा करो कुछ मतलब दोनों आपस में सुलह कर लो ताकि मैं इस रिपोर्ट को ख़त्म करवा दूँ। इस तरीके से दोनों की बात होती है। और जो हवलदार साहब हैं वो कहते हैं असलम से कि तुम दोनों मिलकर बात कर लो। असलम और तिवारी जी दोनों बात करते हैं। असलम कहता है मुझे 8,000 रुपये चाहिए। हवलदार कहता है कि बहुत अधिक है और असलम को खींच के एक चांटा लगा देते हैं। कहते कि तुम्हारी मांग इतनी ज़्यादा है कि इतनी मांग उस घोड़े के लिए सही नहीं होगी। असलम उन दोनों के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि हुजूर आप जो दोगे मुझे वही स्वीकार है। और जैसे तैसे बात जो है वो 2,000 रुपये पर टिक जाती हैं। असलम भी बहुत गरीब था, शर्वरी की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, वह जानता था, तो वह 2,000 रुपये में मान जाता है और रिपोर्ट वापस ले ली जाती है। उधर सरवरी थोड़ी ही देर में दम तोड़ देती हैं और मर जाती हैं। अब ये बहुत ही दर्दनाक घटना का यहाँ पर चित्रण है कि सरवरी अब इस दुनिया में नहीं बचती हैं। असलम का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे तैसे असलम जो है उसे वहीं नगर पालिका या म्यूनसिपालिटी के भरोसे सरवरी को सड़क पर ही दम तोड़ता हुआ छोड़कर घर चला जाता है। लेकिन रात होने पर अचानक ही उसे मतलब नींद में उसे घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज़ आती है और वह दौड़कर उस खोली की तरफ जाता है जहाँ शर्वरी को रखा जाता था। और वह शर्वरी शर्वरी आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, चारों ओर सन्नाटा था। और असलम को याद आता है कि मैंने शर्वरी के साथ सही नहीं किया। अब कहानी का जो मूल भाव है वो यहाँ पता चलता है कि असलम ने शर्वरी के साथ क्या नहीं अच्छा किया था। असलम ज़ोर ज़ोर से रोता है और आत्मग्लानि से भर जाता है और वह कहता है कि तुम्हारी मौत नहीं हुई, मैंने तुम्हें मारा है और तुम्हारी मौत के बदले
मैंने जानबूझकर तुम्हें मारा है और उसके बदले मैंने जो पैसा लिया है, मैं बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से वह खुद की हालात को बयां करता हुआ रोता है। तभी ये सारी घटना को कौन सुन लेता है? जुबेदा, जो उसकी पत्नी है, वो आती है और वो सुन लेती है। वो सुनती है और पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुमने तो शर्वरी की बहुत मदद की है, बहुत सेवा की है। तो वो कहता है कि आज मैं जानबूझकर शर्वरी को भीड़ भाड़ वाले रास्ते में ले गया था, और जब शर्वरी चलने में असमर्थ हो रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ ही घंटों की मेहमान है, तो मैंने जानबूझकर उस फिएट कार वाली लड़की से शर्वरी की टक्कर करवा दी। और मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि मरते मरते ही सही शर्वरी हमें कुछ पैसा तो दे जाएगी, और ये जो 2,000 रुपये मुझे मिले हैं, ये शर्वरी की मौत के बदले मैंने प्राप्त किए। और ऐसा कहते हुए असलम रोते रोते, असलम का जो हाल है वो बुरा हो जाता है। और इस प्रकार से यहाँ इस जगह कहानी का अंत हो जाता है। तो आप लोगों ने इस कहानी का स्क्रीनशॉट लिया होगा। कहानी बहुत ही आत्मीयता से भरी हुई है, बहुत अच्छी कहानी है, और जो कह सकते हैं कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है, समझ में आई है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।